Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we are going to discuss about rectangular cavity resonator. We have already discussed about rectangular waveguide. Now this is rectangular cavity resonator. So what is rectangular cavity resonator? Now, rectangular cavity resonator. So, this is our rectangular cavity resonator. A rectangular cavity resonator is a piece of rectangular waveguide of dimension A, B and C. So, actually, rectangular cavity resonator is a piece of rectangular waveguide. अब rectangular waveguide हमने पढ़ा हुआ है. सो रेक्टेंगुलर वेवगाइड का जो हमारा एक पीस है जिसका डायमेंशन ए बी एंड सी है, दिस इज नोन एज रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर. सो रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर इज एक्चुअली अ पीस ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड. नाउ इन फिगर a rectangular cavity resonator of side A, B and C is shown. So this is our rectangular cavity resonator. This side is Z and this is the cross-sectional view of rectangular cavity resonator. So rectangular cavity resonator का क्रॉस सेक्शन व्यू ये है, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल की शेप में है. सो दिस कैविटी रेजोनेटर इज एक्चुअली रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर. और ये वाली जो एक्स है मींस कैविटी रेजोनेटर की जो एक्सिस है वो हमारी जेड एक्सिस है. नाउ हियर वी विल डिस्कस ओनली अबाउट ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव इन अ रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर. सो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे. इस सेक्शन में केवल हम रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर का ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव डिस्कस करेंगे. Here we will consider about two transverse electric wave. Out of two, one wave is moving in positive z direction and another is moving in negative z direction. So कैविटी रेजोनेटर का जब आपको बेसिक आइडिया दिया था, सो वहां पर मैंने बताया था कि कैविटी रेजोनेटर में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, इसका एंड फेस हम क्लोज कर देते हैं. सो एक वेव आपकी यहां से जा रही है और ये वेव इस बाउंड्री से वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगी. सो दिस इज इंसिडेंट वेव एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव. और जब ये दोनों वेव सुपरपोज होंगी देन वी गेट स्टैंडिंग वेव्स. सो हियर वी आर कंसिडरिंग अबाउट टू ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव. और ये जो दो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव हैं इनमें से वन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन एंड अनदर इज मूविंग इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन. सो अगर हमारी ये जेड डायरेक्शन है तो एक वेव हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और एक वेव हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है. मींस वन इज मूविंग along positive z direction and another is moving along negative z direction. Let the transverse component of electric field for transverse electric wave propagating along z direction be. अब हम दो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव ले रहे हैं. वो जो दो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव हैं उसमें से जो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है उसका अगर हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट लें इलेक्ट्रिक फील्ड का, मींस इफ वी टेक द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव एंड दिस वेव इज प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. तो ये हमारा क्या होगा, E1t. सो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन वाले को हम 1t ले रहे हैं एंड नेगेटिव जेड डायरेक्शन वाले को हम E2t लेंगे, क्योंकि ट्रांसवर्स कंपोनेंट है इसलिए यहां पर t सबस्क्रिप्ट है. सो E1t इज इक्वल टू E1t
of xy exponential j kz minus omega t. So E1t is actually the function of x, y, z and t, and this is the component of E1t which is free from z and t. So एक्चुअल में हमारा E1t है वो x, y, z and t का फंक्शन है, और हमने ये जो पार्ट लिया है this part does not depend on z and t, means it is free from z and t into exponential j kz minus omega t. और अगर आप नेगेटिव z डायरेक्शन की बात करोगे तो सिंपली यहां पर हमारा माइनस आ जाएगा. So E1t x, y, z t equal to E1t of xy exponential j kz minus omega t. Here E1t xy is the part of E1t which is independent of z and t, and this can be derived by z component of h1z xy by using the following equation. तो ये जो हमारा E1t xy है दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ E1t xyzt एंड दिस पार्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ z एंड t. और अगर आपको इसको डिराइव करना है तो इसको हम h1z xy से डिराइव कर सकते हैं, और उसके लिए जो हम इक्वेशन काम में लेंगे वो बेसिकली इक्वेशन हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड में डिस्कस की थी, उन्हीं इक्वेशन को हम यहां पर यूज करेंगे. So E1t xy equal to minus j omega mu divided by k dash square k cap cross I cap del by del x plus j cap del by del y h1z xy. Now this is basically the del operator in rectangular coordinate system. So rectangular coordinate system में जो हमारा del operator होता है वो हमारा ये होता है, and here I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x, y and z directions respectively. And here k dash square equal to omega square mu epsilon minus k square. So omega square mu epsilon minus k square को हमने k dash square लिखा है. रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हमने इस फॉर्मूले के अंदर इसकी जगह ये टर्म यूज की थी, मीन्स वहां पर E t xy क्या था minus j omega mu divided by omega square mu epsilon minus k square k cap cross I cap del by del x plus j cap del by del y h1z xy. The value of h1z xy can be obtained by using, so यहां पर इस इक्वेशन में हमको h1z xy की रिक्वायरमेंट है, और इस h1z xy की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो उसके लिए हम जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 h1z xy plus k dash square h1z xy equal to 0. सो अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें देन हमको h1z xy मिलेगा, और ये जो h1z है उसको अगर आप यहां पर पुट करोगे तो आपको E1t की वैल्यू मिलेगी विच इज द फंक्शन ऑफ x y. एंड अगर हम E1t xy निकाल देते हैं और इसकी वैल्यू अगर आप यहां पर रखोगे देन वी विल गेट E1t in terms of x, y, z and t. So the value of h1z can be obtained by using this equation, and the boundary condition for it. अब अगर आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके h1z xy की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमको बाउंड्री कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, और यहां पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगी del by del x of h1z at x equal to 0 is 0 and del by del x of h1z at x equal to a equal to 0. So x डायमेंशन के लिए या x कोऑर्डिनेट के लिए बाउंड्री कंडीशन हमारी ये है. इसी तरह से अगर हमको y के लिए बाउंड्री कंडीशन निकालनी है तो वो क्या है del by del y of h1z at y equal to 0 is 0 and del by del y of h1z at y equal to b equal to 0. So we have
two boundary condition here, and rest of two boundary condition are del by del y of h1z at y equal to 0 is 0, and del by del y of h1z at y equal to b equal to 0. So these are the boundary conditions. So rectangular waveguide में हमने इन्हीं बाउंड्री कंडीशन का यूज किया था और उसके बाद में हमने h1z की वैल्यू निकाली थी. नाउ इक्वेशन हमारी ये है. ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन वी गेट. अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें एंड बाउंड्री कंडीशन जो हमने पीछे दिखाई थी उनको यूज करें तो जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा दैट सॉल्यूशन इज एक्चुअली h1z xy इक्वल टू h नॉट cos m pi x upon a cos n pi y upon b. So this will be the solution of this equation. तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको ये मिलेगा. अगर डिटेल में आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है then you can refer our previous lecture rectangular waveguide, और उस rectangular waveguide का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. सो rectangular waveguide को अगर आप देखोगे तो इस इक्वेशन का आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा और इसका जो सॉल्यूशन है वो हमको h1z की वैल्यू प्रोवाइड करेगा एंड h1z इन टर्म्स ऑफ xy इक्वल टू h नॉट cos m pi x upon a cos n pi y upon b. Here k dash equal to pi root of m square upon a square plus n square by b square. So this is the value of k dash. So here k dash is actually pi root of m square upon a square plus n square upon b square, and the value of m is 0, 1, 2, 3 and so on, and also the value of n is 0, 1, 2, 3 and so on. Now E1t के लिए इक्वेशन हमारे पास में ये थी और h1z की वैल्यू h नॉट cos m pi x upon a cos n pi y upon b है और यहां पर k कैप और i कैप एंड k कैप क्रॉस i कैप इज एक्चुअली j कैप एंड ऑल्सो यहां पर k क्रॉस j है. सो k क्रॉस j अगर लोगे तो ये आ जाएगा -i. इट मीन्स अगर हम k क्रॉस i कैप को इन्वॉल्व करें तो हमारा j कैप हो जाएगा और इस k क्रॉस j कैप को इन्वॉल्व करें देन दिस विल बी -i कैप. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी E1t in terms of xy is equal to -j omega mu upon k dash square j cap del by del x minus I cap del by del y h naught cos m pi x upon a cos n pi y upon b. सिर्फ h1z की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी एंड k कैप क्रॉस I कैप हमारा j कैप एंड k कैप क्रॉस j कैप हमारा माइनस I कैप हो गया है. सो वी गेट दिस इक्वेशन एंड अगर हम इसको अंदर लें तो पहले तो h नॉट को आप यहां पर ले जाओ क्योंकि कांस्टेंट है. अब इसको आप अंदर लेके आओगे so j cap del by del x of cos m pi x upon a cos n pi y upon b. so cos n pi y upon b हमारे लिए कांस्टेंट होगा, j cap कांस्टेंट और अगर आप cos m pi x upon a का डिफरेंशियल करोगे then this will be minus sin m pi x upon a एंड ये जो नेगेटिव साइन था इस नेगेटिव को मैंने अंदर इन्वॉल्व कर दिया है. सो यहां से हमको क्या मिलेगा माइनस साइन m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b ऑलरेडी है और साथ में यहां से और हमको मिलेगा m पाई अपॉन a और ये जो नेगेटिव है इस नेगेटिव के साथ अगर मैं इन्वॉल्व कर दूं तो ये जो पॉजिटिव हो जाएगा. सो हियर वी गेट j कैप m pi by a cos n pi y upon b sin m pi x upon a. सो अगर हम इसको इसके साथ में इन्वॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा. नाउ अगर हम इसको यहां पर लें सो डेल बाई डेल वाई ऑफ cos m pi x upon a cos n pi y upon b. सो ये इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी.
the transverse component of electric field for transverse electric wave propagating along negative z direction will be। अब हमने अभी पॉजिटिव z डायरेक्शन में जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव प्रोपेगेट हो रही थी उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। सिमिलरली इफ वी ऑब्टेन द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव प्रोपेगेटिंग along negative z direction, then it will be found to be e to t, which is the function of x, y, z and t, is equal to e to t, which is function of x, y, exponential minus j kz plus omega t। So नेगेटिव z डायरेक्शन में जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव प्रोपेगेट हो रही है उसका अगर हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो हमको ये मिलता है। दिस वॉज द ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग पॉजिटिव z डायरेक्शन। तो अगर हम यहां पर z की जगह नेगेटिव z रख दें देन वी गेट दिस इक्वेशन। सो ये हमारी वो वेव है जो कि पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये वो वेव है जो कि नेगेटिव z डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब ये वेव और ये वेव दोनों हमारी सुपरपोज होंगी एंड सुपरपोजिशन के कारण हमको स्टैंडिंग वेव मिलेगी। ऑन सुपरपोजिशन ऑफ अबव टू वेव्स वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम इन दोनों वेव का सुपरपोजिशन लें देन वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली Et, which is the function of x, y, z and t, is equal to E1t of x, y, z, t plus E2t x, y, z, t। सो हम इन दोनों वेव को ऐड कर देते हैं। Et equal to E1t plus E2t। Now E1t is this one and E2t हमारा ये है। तो अगर हम दोनों को ऐड करें तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है एक्सपोनेंशियल माइनस जे के जेड इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी और यहां पर क्या मिल रहा है एक्सपोनेंशियल जे के जेड इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। इट मीन्स इन दोनों से एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी हमारा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा E1t of xy into exponential j kz plus E2t of xy into exponential minus j kz। So this will be equal to E1t of xy exponential j kz plus E2t of xy e raised to minus j kz exponential minus j omega t। Now we apply boundary condition। So since the tangential component of electric field intensity vanishes at the bounding surface of the cavity, so cavity की जो हमारी bounding surface है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा वैनिश होता है, जीरो होता है। इट मींस Et of x, y, z, t at z equal to 0 is 0 and Et of x, y, z, t at z equal to c equal to 0। So tangential component of electric field vanishes at the bounding surface of cavity। So cavity की बाउंड्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट वैनिश है। So Et of x, y, z, t at z equal to 0 is 0 and Et of x, y, z, t at z equal to c is 0। तो हम क्या करते हैं यहां पर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ये वाली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो इक्वेशन हमने ये निकाली थी। नाउ ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन क्या है Et of x, y, z, t at z equal to 0 is 0। तो आप क्या करोगे इस इक्वेशन में इसको जीरो कर दो और साथ में z को जीरो करो। तो z को जैसे ही जीरो करोगे e रेज़ टू 0 1 हो जाएगा और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। इट मीन्स हमको क्या मिलेगा 0 इक्वल टू E1t of xy
प्लस ई टू टी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी. So 0 equal to e1t of xy प्लस e2t of xy एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t. और आप इसको जीरो के नीचे ले जाओ, क्योंकि या तो हमारा ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा, और ये हमारी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी जो जीरो नहीं हो सकती है. इट मीन्स इफ एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t is not zero, then definitely e1t xy plus e2t xy equal to 0. So e2t xy is equal to minus e1t xy. So ये फैक्टर हमारा जीरो हो गया. इट मीन्स e2t of xy is equal to नेगेटिव e1t of xy. अब हम क्या करते हैं, यहां पर इसकी जगह आप माइनस e1t xy पुट कर दो. सो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, et xyz t is equal to e1t of xy exponential j k z minus e1t of xy exponential minus j k z into exponential minus j omega t. now इन दोनों में से e1t of xy कॉमन आ रहा है, सो इसको आप कॉमन ले लो. सो ये क्या हो जाएगा, e1t of xy and in bracket exponential j k z minus exponential minus j k z exponential minus j omega t. now अगर हम इसको ओपन करें, सो e raised to iota theta minus e raised to minus iota theta होता है cos theta plus iota sin theta, और ये वाला नेगेटिव एंड एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा होगा cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा. अब जैसे आप इस नेगेटिव को अंदर लोगे, सो ये माइनस और ये प्लस, सो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 2 आयोटा sin थीटा. इट मींस एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा विल बी 2 आयोटा sin थीटा. सो exponential jkz minus exponential minus jkz will be 2j sin of kz. तो इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हमको 2j sin kz मिलेगा. so et of xyzt is equal to 2j e1t of xy sin kz exponential minus j omega t. तो हमको ये वैल्यू मिल गई. नाउ ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अब हम दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं. सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या था, et of xyz t at z equal to c is 0, और आपको et xyz t हमको ये मिला है. अब हम क्या करते हैं, यहां पर z equal to c कर देते हैं, और z equal to c करोगे और इसको आप 0 करोगे. सो बाउंड्री कंडीशन क्या है, et of xyz t at z equal to c is 0. सो ये हमारा 0 हो जाएगा एंड z हमारा c हो जाएगा. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 इक्वल टू 2j e1t of xy sin kc एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. अब आप क्या करोगे, 2j e1t xy एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, इस पूरे को 0 के नीचे ले जाओ तो हमको क्या मिलेगा, साइन kc इक्वल टू 0, और साइन की टेबल में 0 कब आता है, n पाई पर. अब m हमने ले लिया है, n हमने ले लिया है, इट मींस kc इक्वल टू p पाई. तो हमने नए वैल्यू ले ली है p. सो साइन kc इक्वल टू 0 और kc इक्वल टू p पाई, और यहां से अगर हम k की वैल्यू निकालें, सो k इक्वल टू p पाई अपॉन c. सो k इक्वल टू p पाई अपॉन c, एंड हियर p इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन. सो p हमारा 0 1 2 3 एंड सो ऑन है. अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में इस k की जगह p पाई अपॉन c पुट कर दो. सो et of xyzt is equal to 2j e1t xy
साइन पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ E1 टी हमारा ये था एंड E2 की वैल्यू अभी हमने ये निकाली है। अब हम क्या करते हैं, इस E1 टी एक्स वाई की जगह ये वैल्यू पूरी पुट कर दो। तो जैसे ये वैल्यू यहां पर रखोगे, ET ऑफ एक्स वाई जेड टी क्या आ जाएगा, ET ऑफ एक्स वाई जेड टी इक्वल टू -2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जे था और यहां पर जे था, सो जे इंटू जे, जे स्क्वायर, एंड जे स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है, सो ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर जे कैप एम पाई अपॉन ए साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी माइनस आई कैप एन पाई अपॉन बी कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी साइन पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। तो हमने इस E1 टी एक्स वाई की जगह ये पूरी वैल्यू पुट कर दी, तो हमको ये इक्वेशन मिल गई है। हियर P इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नाउ अगर हम यहां से x कंपोनेंट निकालें, सो इसका x कंपोनेंट आ जाएगा E x इक्वल टू 2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर। तो हमको क्या करना है, x कंपोनेंट का मतलब आई कैप का कोएफिशिएंट लेना है। सो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों मिलके पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, 2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर, तो ट्वाइस ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर, और यहां पर क्या है, एन पाई अपॉन बी कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी साइन पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। सो एन पाई अपॉन बी cos m pi x upon a sin n pi y upon b sin p pi z upon c exponential minus j omega t. Similarly, the y component of et. So अगर आप इसका y component निकालोगे, मीन्स j कैप का कोएफिशिएंट लेना है, और j कैप का कोएफिशिएंट क्या है, ये पूरी वैल्यू, ये वैल्यू एंड sin p pi z upon c exponential minus j omega t. So Ey equal to -2 omega mu h naught upon k dash square into m pi upon a sin m pi x upon a cos n pi y upon b sin p pi z upon c exponential minus j omega t. So this is the x component of electric field and this is the y component of electric field, and the z component of electric field is 0. So Ez हमारा 0 है, तो Ex ये आ गया, Ey ये हो गया, और Ez की वैल्यू हमारी 0 हो गई। The components of magnetic field intensity can be calculated by Maxwell's equation. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट निकाला है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का x, y एंड z कंपोनेंट निकालने हैं, देन वी विल यूज मैक्सवेल इक्वेशन। नाउ फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, अब मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एंड बी इक्वल टू म्यू एच होता है, तो डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। सो डेल क्रॉस E इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एच। नाउ एच की वैल्यू को निकालनी है, Ex, Ey एंड Ez की वैल्यू को पता है। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो ये क्या आएगा, यहां पर डेल क्रॉस E है, सो डेल क्रॉस E की वैल्यू निकालते टाइम हम इसको डिटरमिनेंट में रखेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, Ez हमारा एक्स वाई जेड एंड t इक्वल टू 0 था, अब Ez 0 है जबकि Ex एंड Ey हमारा एग्जिस्ट करता है, सो डेल क्रॉस E क्या आएगा, डेल क्रॉस E इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा बाई डेल्टा जेड, Ex Ey एंड यहां पर Ez आता है, पर Ez हमारा 0 है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा।
सो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दी आई कैप जे कैप के कैप डेल्टा बाई डेल्टा एक्स डेल्टा बाई डेल्टा वाई डेल्टा बाई डेल्टा जेड ई एक्स ई वाई एंड ई जेड की वैल्यू हमारी 0 हो गई इज इक्वल टू माइनस म्यू। नाउ डेल्टा बाई डेल्टा टी को अगर हम ऑपरेटर इक्वेशन में लिखें तो ये क्या होता है माइनस जे ओमेगा। सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस म्यू माइनस जे ओमेगा वेक्टर एच। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। सो जे ओमेगा म्यू एंड वेक्टर एच क्या है आई कैप एच एक्स प्लस जे कैप एच वाई प्लस के कैप एच जेड। सो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब अगर आपको एच एक्स निकालना है तो एच एक्स क्या आएगा, पहले आप जे ओमेगा म्यू को इसके नीचे ले जाओ तो यहां पर आ जाएगा 1/जे ओमेगा म्यू। अब एच एक्स निकालना है इसका मतलब आई कैप का कोफिशिएंट लेना है और आई कैप का कोफिशिएंट यहां से क्या आएगा 0 माइनस डेल्टा ई वाई अपॉन डेल्टा जेड। इट मीन्स एच एक्स इक्वल टू माइनस 1/जे ओमेगा म्यू डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ ई वाई। इन ई वाई की वैल्यू हमारी ये है तो हम क्या करेंगे इस ई वाई का जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे और साथ में आगे माइनस 1/जे ओमेगा म्यू लिखोगे। सो एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी सो माइनस 1/जे ओमेगा म्यू एज इट इज। यहां पर माइनस 2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर ये भी हमारा एज इट इज। अब हमको इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो साइन एम पाई एक्स अपॉन ए एज इट इज कॉस एन पाई वाई अपॉन बी एज इट इज एंड साइन पी पाई जेड अपॉन सी का कॉस पी पाई जेड अपॉन सी एंड पी पाई जेड अपॉन सी का हो जाएगा पी पाई अपॉन सी एंड साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी हमारा एज इट इज। अब क्या होगा ये ओमेगा से ओमेगा म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव। तो यहां पर क्या मिलेगा ट्वाइस एच नॉट डिवाइडेड बाय जे के डैश स्क्वायर और डिनोमिनेटर से हमको जे हटाना है तो जे से मल्टीप्लाई एंड जे से डिवाइड करो। तो जैसे जे से डिवाइड करोगे जे स्क्वायर नेगेटिव 1 हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस ट्वाइस जे एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर और ये वैल्यू हमारी एज इट इज। सो एच एक्स इक्वल टू माइनस 2j एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर इंटू एम पाई अपॉन ए इंटू पी पाई बाई सी साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी कॉस पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी। तो हमको एच एक्स की ये वैल्यू मिलेगी। नाउ अब हमको एच वाई निकालना है तो पहले मैंने कहा था इस जे ओमेगा म्यू को आप नीचे ले लोगे तो 1/जे ओमेगा म्यू यहां पर आ जाएगा। अब एच वाई निकालना है इट मीन्स हमको जे कैप का कोफिशिएंट लेना है। तो जे कैप का कोफिशिएंट लेना है इट मीन्स ये क्या आएगा डेल बाई डेल जेड ऑफ ई एक्स माइनस 0। सो एच वाई इज इक्वल टू 1/जे ओमेगा म्यू डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड। सो एच वाई हमारा ये होगा। नाउ ई एक्स हमारा ये है एंड एच वाई अभी मैंने बताया था 1/जे ओमेगा म्यू डेल बाई डेल जेड ऑफ ई एक्स। तो हमको इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो 1/जे ओमेगा म्यू एज इट इज ये वैल्यू एज इट इज। सिंपली आपको इसका डिफरेंशियल करना है विद रेस्पेक्ट टू जेड और ये भी हमारा एज इट इज होगा और इसका डिफरेंशियल क्या आएगा cos p पाई जेड अपॉन सी इंटू पी पाई अपॉन सी। सो एच वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी एच वाई इक्वल टू 1/जे ओमेगा म्यू जो कि ये है और 2 ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर जो हमने यहां पर लिख दिया। नाउ एन पाई अपॉन बी cos m पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी ये पूरा एज इट इज। अब सिंपली हम साइन p पाई जेड अपॉन सी का डिफरेंशियल करेंगे। सो cos p पाई जेड अपॉन सी एंड p पाई जेड अपॉन सी का हो जाएगा p पाई अपॉन सी और ये भी वैल्यू एज इट इज। नाउ यहां पर इस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल करो म्यू से म्यू कैंसिल करो तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस एच नॉट डिवाइडेड बाय जे के डैश स्क्वायर
और इस जे को हटाने के लिए जे से मल्टीप्लाई एंड जे से डिवाइड, तो जे स्क्वायर हो जाएगा -1, so this will be minus twice j h naught upon k dash square, और ये वैल्यू एज इट इज. So hy equal to -2j h naught upon k dash square into n pi upon b into p pi upon c cos m pi x upon a sin n pi y upon b cos p pi z upon c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. तो hy हमारा ये आ गया. नाउ Ex हमारा ये है, Ey हमारा ये है. अब हमको Hz की वैल्यू निकालनी है. सो Hz क्या होगा? Hz इक्वल टू 1 अपॉन j ओमेगा म्यू डेल बाई डेल एक्स ऑफ Ey माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ Ex. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्वाइस जे एच नॉट कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी साइन पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी. क्योंकि जे ओमेगा म्यू आपका बाहर है और इन दोनों टर्म से ट्वाइस ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर कॉमन आएगा. सो 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू इंटू ट्वाइस ओमेगा म्यू एच नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर. सो यहां से हमको क्या मिलेगा? ओमेगा म्यू कैंसिल, सो ट्वाइस एच नॉट अपॉन जे के डैश स्क्वायर. अब साथ में क्योंकि डिफरेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं और यहां पर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, सो यहां पर आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है. किसमें? इसमें. तो इसमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, इसका मतलब ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट, और एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? cos m पाई एक्स अपॉन ए इंटू एम पाई अपॉन ए. और यहां पर m पाई अपॉन ए ऑलरेडी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? m पाई अपॉन ए का होल स्क्वायर. सो m पाई अपॉन ए होल स्क्वायर cos m पाई एक्स अपॉन ए cos n पाई y अपॉन b sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. अब इसकी बात करें, यहां पर आपको विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशियल करना है. इट मींस यहां पर ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, तो आप इसका डिफरेंशियल करोगे और इसका डिफरेंशियल क्या होगा? cos n पाई y अपॉन b और साथ में आएगा n पाई अपॉन b, और n पाई अपॉन b ऑलरेडी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? n पाई अपॉन b होल स्क्वायर. और अब क्या बच गया? cos n पाई y अपॉन b cos m पाई x अपॉन a sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. इसका मतलब दोनों के अंदर cos m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t होगा. सो cos m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. और यहां पर आपके पास में n पाई अपॉन b होल स्क्वायर और यहां पर m पाई अपॉन a होल स्क्वायर, और साथ में ये नेगेटिव है इसलिए प्लस हो जाएगा. इसका मतलब ब्रैकेट में हमारे पास में क्या है? n पाई अपॉन b होल स्क्वायर प्लस m पाई अपॉन a होल स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है? k डैश स्क्वायर. सो k डैश स्क्वायर से k डैश स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो ये हमारे पास में सिंपली बचेगा ट्वाइस h नॉट अपॉन j, और दोनों से हमको नेगेटिव मिलेगा. सो ये हमारा माइनस ट्वाइस एच नॉट अपॉन जे के डैश स्क्वायर होगा. अब जे से मल्टीप्लाई जे से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा जे स्क्वायर -1. सो दिस विल बी ट्वाइस जे एच नॉट कॉस एम पाई एक्स अपॉन ए कॉस एन पाई वाई अपॉन बी साइन पी पाई जेड अपॉन सी एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी. तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी. नाउ के डैश स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के स्क्वायर है. के डैश इक्वल टू पाई रूट ऑफ एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है एंड के की वैल्यू पी पाई अपॉन सी। तो आप के डैश एंड के की वैल्यू यहां पर रख दो। तो यहां पर के डैश की जगह पाई रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां पर के की जगह पी पाई अपॉन सी रखोगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस पी पाई अपॉन सी होल स्क्वायर। अब आप इसको लेफ्ट में ले लो तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। इट मींस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू एम पाई अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन सी होल स्क्वायर। और अगर आपको ओमेगा की वैल्यू निकालनी है सो इस पूरे का रूट ले लो। सो ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू एम पाई अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस पी पाई अपॉन सी होल स्क्वायर। अब ये हमारा ओमेगा रूट म्यू एप्सिलॉन और ये यहां पर रूट है। तो अगर आपको ओमेगा निकालना है सो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन और ये हमारा पूरा रूट में, और यहां से पाई स्क्वायर को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पाई रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या है, ओमेगा। सो ये आपने नीचे ले ही लिया है। सो ओमेगा इक्वल टू पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन और रूट में हमारे ये आ जाएगा। अब अगर आपको एफ निकालना है तो ओमेगा हमारा 2 पाई एफ होता है और आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इस 2 को मैं नीचे ले लूंगा। इट मींस एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होल पावर हाफ। तो आपने क्या किया है, इस ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रखा तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 हमारा नीचे आ गया। तो एफ की वैल्यू हमको ये मिल जाती है। नाउ एफ हमारा ये आ गया। दिस इक्वेशन गिव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ एम एंड पी फॉर डिफरेंट कैविटी मोड्स। सो डिफरेंट कैविटी मोड्स के लिए एम एन एंड पी के डिफरेंट सेट्स के लिए हमको ये डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइड करता है। सो ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ये हमारे एम एन एंड पी पर डिपेंड करेगा। फॉर डिफरेंट कैविटी मोड्स वी कैन ऑब्टेन द डिफरेंट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज फॉर डिफरेंट सेट्स ऑफ एम एन एंड पी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। If two or more independent cavity modes have the same resonant frequencies, then it is known as degenerate frequencies. अब अगर m and p की different values हैं पर resonant frequency की value हमारी same है, then that resonant frequencies are known as degenerate frequencies. So if two or more independent cavity modes have the same resonant frequencies, then it is known as degenerate frequencies. So, degenerate frequencies are the frequencies which we obtain by using different sets of M, N and P, but the resonant frequencies are same. So, M, N and P की different sets के लिए अगर resonant frequency की value same है, then that resonant frequency is known as degenerate frequency. It is found that the modes TE000, TE001, TE010 and TE100 do not exist in the cavity. तो ये हमारे जो मोड्स हैं ये हमारे कैविटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा, सपोज TE000 की बात करते हैं, देन EX हमारा ये है, EY ये है। अगर आप EX में 000 रखोगे तो इस जीरो की वजह से ये जीरो, इसमें 000 रखोगे तो साइन जीरो हमारा जीरो, तो इसकी वजह से जीरो, और EZ ऑलरेडी जीरो है। इसका मतलब EX, EY एंड EZ तीनों की वैल्यू जीरो आ जाएगी। इट मींस ये मोड हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी टाइप से आप बाकी वैल्यू भी चेक कर सकते हो। सो TE000, TE001 and TE010 also TE100 do not exist in the cavity because these
modes provide the zero value of electric field. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये हमारे मोड्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. The lowest modes which are possible in transverse electric mode are TE101, TE011, etc. So lowest mode जो हमारे ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में एग्जिस्ट करेंगे, जिनको हम डोमिनेंट मोड कहते हैं, वो मोड हमारे TE101, TE011 और दूसरी वैल्यूज हैं. इट मीन्स TE101, TE011 are the lowest modes or dominant mode of transverse electric mode or transverse electric wave. The allowed frequencies corresponding to dominant modes is fundamental frequency. So allowed frequencies के corresponding जो हमारे dominant mode है वो basically fundamental frequency होंगी. So here we end our session. In the current session we have discussed about the rectangular cavity mode, and here we have discussed about the transverse electric wave. So goodbye.